अणु है वो हर बच्चे को, मतलब जैसे मान लें एक 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से 8 बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे जैव अणु हैं, उनके सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री जैसा फील होता है, मतलब ऑलरेडी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बायो में भी केमिस्ट्री। तो बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे या किसी भी प्राणी के अंदर की संरचना के बारे में बात करेंगे या उसके मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, तो वहाँ पर विदाउट केमिस्ट्री कुछ नहीं होना, विदाउट केमिस्ट्री कुछ नहीं होना। तो केमिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ेगी, इट्स ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी, हाँ है ना। केमिस्ट्री के बिना बायोलॉजी अधूरी है। तो और वैसे भी आप केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे होंगे ना, हाँ है ना। जब मैं कोशिश कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं। तो हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, ये चैप्टर है ओनली चैप्टर, ठीक है। जब एक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर बना सकता है तो जैव अणु क्या चीज़ है। और आपको पता है कि ये भी है, एक वैज्ञानिकों ने जिसने भी सर्च किया है, सूत्र बनाए, वो भी तो इंसान ही होंगे, हाँ है ना। तो हमें तो थोड़ा सा चीज़ें पढ़नी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ईजी सा हो जाएगा। बस हमें अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल अच्छे से रखना है, कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठना है। क्यों? कहीं आप सोचो कि नहीं अरे मैम पढ़ा रही है, हम बाद में वीडियो देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कोई चीज़ें मैं इतनी सारी बता रही हूँ और आपको वो लिखनी हो, है ना, और वही चीज़ आपके एग्जाम में पूछ ली जाए और आपने तो यूं ही उड़ा दी, गेट इट, मतलब आपने तो सिर्फ सुनी और सुन करके ख़त्म कर दी, वो चीज़ आपके माइंड में सेट नहीं हुई। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अपना कॉपी लेकर बैठेंगे, एक पेन लेकर के बैठेंगे और अपनी बुक ज़रूर लेकर के बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन से क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी, जो बुक की होगी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वही हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो अच्छा आइडिया है ना, हमारा नोट्स भी बन जाएगा और हमारी बुक की एक एक लाइन भी हमें समझ में आ जाएगी। फिर चाहे कहीं से भी वो क्वेश्चन उठ के आए, हम उसका आंसर करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, गेट इट। तो बायोमॉलिक्यूल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु, है ना बच्चों। जैव अणु बेसिकली कैसे होते हैं, बायोमॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बायो, जो कि हमारे जो भी प्राणी हैं उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं अणु, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जैव अणु। अब रियल डेफिनेशन देखते हैं अपन। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को, यानी कि हम बात कर रहे हैं जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, उनमें हम क्या कह रहे हैं, उसको जैव अणु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जैव अणु कह रहे हैं। सभी सजीवों में मूलभूत पदार्थ, है ना। देखो आपको पता है कि जो मूलभूत पदार्थ हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं, बेसिकली कार्बन, है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे ही पाए जाते हैं। जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ संगठित होकर के क्या बना रहे हैं, कोशिका के अवयव बनाते हैं। यानी कि देखो कार्बनिक और अकार्बनिक समझ लो पहले तो, है ना, क्या समझ लो पहले कि कार्बनिक, फाइन, कार्बनिक को अपन ने क्या बोला, ये रहा कार्बनिक, ठीक है। यानी कि अब बोलेंगे अपन अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या होगा बच्चों, सी का होना, यानी कार्बन का होना मैंडेटरी है ना। कार्बनिक में सी का होना मैंडेटरी है, जबकि अपन इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, ये ऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक, हिंदी में लिख रही हूं ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, जिसमें कि कार्बन का होना अनिवार्य है। लेकिन जब अपन इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या होता है, कार्बन का होना आवश्यक नहीं है, है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड, वहां पर कार्बन नहीं है, क्लोराइड है, सोडियम है। समझ में आ रही है चीजें। देखो अकार्बनिक में कार्बन का होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन जब हम कार्बनिक की या फिर हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर कार्बन का होना अत्यंत आवश्यक है। समझ गए ये बात। ये बिल्कुल बेसिक थिंग है, जिसको केमिस्ट्री जिसने अच्छे से पढ़ी होगी सर से, वो बहुत ही अच्छे से चीज़ें जानता होगा, फाइन। तो रासायनिक संगठन का विश्लेषण, अब क्या होगा बच्चों कि जो भी ये रसायन होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, उनका विश्लेषण करना आवश्यक है, दैट मीन्स टेस्ट करना आवश्यक है। किस तरह का, आपने जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम पता लगा सकते हैं कि किसकी खुशबू कैसी है,
किसमें कितनी गंदी स्मेल आ रही है उस हिसाब से, और उसके गायब होने पर जो भी केमिकल होता है उसका कैसा रिएक्शन हो रहा है, फिल्टर पेपर पे कैसा रिएक्शन आ रहा है, उस आधार पर अपन टेस्ट कर लेते हैं। कुछ टेस्ट अपन ने यहाँ पर भी किया है कि किस तरीके से अपन इन रासायनिक संगठनों का विश्लेषण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जीवों में कार्बनिक यौगिक किसी भी रूप में मिलते हैं। क्या होता है, जो जीव है उनमें जो कार्बनिक यौगिक है वो किसी भी रूप में मिलता है। इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक विश्लेषण, यानी कि जो जीवों में पाए जा रहे मॉलिक्यूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि उनका पता लगाने के लिए कि किस तरह का जैव अणु पाया जा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक विश्लेषण करेंगे, यानी कि केमिकल टेस्ट करेंगे, जिनकी मात्रा जीव ऊतकों के प्रति इकाई मात्रा, यानी कि जो ऊतक है, जो टिश्यू है, उसमें प्रति इकाई कितनी मात्रा में वो क्या है, जैव अणु प्रेजेंट है, वो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक जो है वो कितनी मात्रा में उस मतलब टिश्यू की प्रत्येक इकाई में मौजूद है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और आपको पता है वो सब चीज़ें टिश्यू में भिन्न भिन्न होगी, हाँ है ना। ये सब चीज़ें हमें समझ में आई। क्या बात करी, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल में बोला कि जो सभी कार्बनिक यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, यानी कि बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। फिर हमने बोला कि मूलभूत पदार्थ कौन हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन गैस का बना दिया मैंने। अब अपन को क्या करना है, देखो कौन ऐसे बोलते हैं ना अपन, कौन तो इंग्लिश में अपन ऐसे बोलेंगे कौन, इसको क बोल लेंगे सी को। तो कौन जो आपके मुख्य अवयव है, मूलभूत पदार्थ है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन आ जाता है कि आपके मूलभूत पदार्थ बताइए, तो आपको क्या याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन है वो पदार्थ, यानी कि CHON, कौन है वो पदार्थ, कौन है, आ रहा है ना समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कौन है वो पदार्थ, मूलभूत पदार्थ है कौन, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आंसर भी दे रहे हो, कौन है, CHON, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर बात, ये समझ में आया। फिर हमने बात करी कि कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है। तो ऑर्गेनिक जो होते हैं, कार्बनिक जो होते हैं, उसमें कार्बन का होना अति आवश्यक है, जबकि हम इनऑर्गेनिक की बात करें, अकार्बनिक की बात करें, तो वहां पर क्या होगा, कार्बन का होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि NaCl, ठीक है। आया समझ में, NaCl2 यानी कि नमक का सूत्र मैंने आपको बताया है। इसके अलावा हमने क्या बोला कि जो रासायनिक विश्लेषण करना है कि कितनी मात्रा में आपके कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक मौजूद है उस वाले टिश्यू की प्रति इकाई में, है ना, कितनी मात्रा में मौजूद है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा, रसायन विश्लेषण करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि वो विश्लेषण कैसे होता है। इस विश्लेषण के लिए हम क्या कर रहे हैं, जीव ऊतक ले रहे हैं, जैसे सब्जी ले ली है ना, कोई भी सब्जी ले ली, या फिर हमने यकृत का कोई टिश्यू मतलब टुकड़ा ले लिया, हमने टिश्यू ले लिया, लीवर टिश्यू ले लिया। इसको लेकर हमने खरल व मूसल, भैया जो खरल मूसल होता है आपके पास, क्या होता है, ओखली, जिसमें लहसुन कूटते हैं, मूसल ओखली, लहसुन कूटते हैं अपन, मसाले कूटते हैं, मम्मी अदरक कूटती है चाय बनाने के लिए। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, एक चाय बना रहे हैं, है ना, अदरक को कूट काट करके उसका घोल बना करके और चाय बना रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ पर देखो, पहले एक बार ये अपने पास क्या है, ठीक है, ये हो गई हमारी, ये तो हो गई ओखली, है ना, ये ओखली होती है, और ये होता है हमारा मूसल जिससे कूटते हैं अपन। इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं मोटर पेसल, ठीक है, मोटर पेसल बोलते हैं। जो अपनी ओखली होती है ना, ऐसी होती है, देखो जैसे ये तो एक अलग होता है, एक कुछ ऐसी भी होती है जिसमें जड़ी बूटियां कूटते हैं, है ना, जड़ी बूटियां कूटते हैं ना, इस तरीके से बनी हुई होती है, हाँ है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं मोटर पेसल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटर पेसल, जिसको हम मूसल और ओखली कहते हैं। ये ले लिया हमने। अब क्या हुआ, इसमें क्या कहा कि हम या तो सब्जी ले सकते हैं, है ना, या फिर हम पर लीवर ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, लीवर ले लिया, लीवर टिश्यू यानी कि यकृत, ठीक है। हमने क्या लिया, यकृत का टुकड़ा ले लिया, है ना, यकृत का टुकड़ा ले लिया। ये यकृत का टुकड़ा मैंने इसमें क्या कर लिया, पीस लिया। अब एक बार बताओ कि जो हमने इसमें पीसा क्या वो इजीली पिस जाएगा क्या,
महीन पीसने के लिए इसमें कुछ तो मिलाना पड़ेगा ना। तो अपन क्या मिलाते हैं, जैसे लहसुन की चटनी मम्मी बना रही है, मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को बहुत पसंद है, तो लहसुन की चटनी बना रहे हैं तो थोड़ा पानी डालते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं बनाई तो मम्मी से पूछना कि भाई मम्मी जब आप लहसुन की चटनी में लहसुन कूटते हो, मिर्ची उसमें डालते हो और कूटते रहते हो, तो उसमें आप थोड़ा पानी मिलाते होंगे ना उसको अच्छा सा बनाने के लिए। तो अपन भी यहाँ पर पानी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो यकृत का टुकड़ा है। तो पानी की जगह अपन यहाँ पर क्या ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पर अपन करेंगे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसका सूत्र क्या होगा, CCl3COOH, यानी कि 3 क्लोरीन के अणु हैं, ट्राइक्लोरो है ना, ट्राइक्लोरो यानी कि ये वाला, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो, है ना, ट्राइक्लोरो। और आपको पता है जो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है वो अपन ऐसे करते हैं CH3COOH, है ना। तो इस H3 की जगह इसने क्या कर लिया, Cl3 ले लिया। क्या ले लिया, Cl3। यहाँ पर लिख देती हूँ वापस से अच्छे से सूत्र, CCl3COOH, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ CCl3COOH, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मैंने यहाँ पर कर लिया, है ना, ये हटा देती हूँ एक बार। ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल करके मैंने इसको महीन बना लिया। तो मैंने महीन बना लिया, तो ये किस तरीके से दिखेगा अब इसमें, है ना, इस तरीके से लिक्विड दिखेगा। अब क्या करूँगी, चाय हमारी तैयार है, हमने चाय बनाई, अदरक वदरक पीस लिया, सब कुछ जो पीसना था, मसाला वसाला, अब हमारी चाय बन गई उबल के तैयार। यहाँ पर अपन को उबालना नहीं है बेटा, यहाँ पर अपन को गरम वरम कुछ नहीं करना, बस अपन ने यहाँ पे पीसा, क्रश किया, महीन बना लिया। अब उसको अपन छानने का काम करेंगे, क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, है ना, पृथक्करण का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे, पृथक्करण का, ठीक है। पृथक्करण किया, पृथक्करण कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन विधि कैसे करेंगे। ये मैंने लिया एक कंटेनर, ठीक है, यानी कि क्या है, कप है जिसमें चाय आएगी, है ना, जिसमें चाय आएगी। ये है हमारी छलनी, ये लो, ये क्या है, हमारी छलनी है। या तो देखो यहाँ पर अपन छलनी ले सकते हैं, या यहाँ पर फिल्टर पेपर ले सकते हैं, या फिर अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कोई भी महीन कपड़ा, है ना, जिसमें कि वो सोल्यूशन जो हमने बनाया है बेटा, वो उसमें अपन क्या करेंगे, छान लेंगे, हाँ है ना। तो मैंने क्या किया, अब ये जो सोल्यूशन आया वो इसमें पोर कर दिया, ये लो डाल दिया, तो जो छन गया, यानी कि जो सॉल्यूबल था, है ना, जो सॉल्यूबल था, जो घुलने वाला था, भाई जो घुल जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, ये लो घुल गया, है ना। भाई जो चाय घुली, जिसमें अदरक का टेस्ट भी घुल गया, लौंग डाली तो लौंग चली गई, इलायची डाली तो इलायची डाल गई, लेकिन चाय पत्ती और जो मोटे कण होंगे अदरक के वो यहाँ रह जाएंगे। यानी कि 2 टाइप की चीजें आई अपने पास, एक तो जो घुलनशील होगी वो, और एक जो अघुलनशील। तो यहाँ लिख दूं मैं अघुलनशील, अघुलनशील यानी कि इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ये रहा, ठीक है। और ये है घुलनशील हमारी, ये लो घुलनशील। अब ये किसमें घुलनशील है अभी अपन बात करते हैं, है ना। ये तो मैं आपको एक सिर्फ चाय की विधि नहीं बता रही हूँ, अभी अपन ने एक पूरा काम कर लिया है वो बताऊंगी, ठीक है। घुलनशील, है ना, यहाँ पर आ गया घुलनशील यानी कि सॉल्यूबल, सॉल्यूबल, फाइन। तो ये अपन का समझ में आ गया। अपन ने क्या किया, अपन ने एक लीवर का टुकड़ा लिया, उसको ओखली में डाला, मूसल से कूटा। कूटते समय हमें याद आया कि ये तो ऐसे से नहीं कूट रहा, इसमें तो कुछ डालना पड़ेगा, पानी थोड़ा ना डाल सकते। पानी की जगह हमने क्या लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया, CCl3COOH, हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें डाल दिया। अब ये क्या हो गया, महीन हो गया, महीन हो गया। अब जैसे अपन चाय छानते हैं वैसे अपन ने इसको क्या किया, पृथक्करण विधि से पृथक करने की कोशिश करी, जिसमें अपन एक महीन कपड़ा ले सकते हैं या फिल्टर पेपर ले सकते हैं, ले लिया मैंने। अब जो घुलनशील होगा, किसमें घुलनशील होगा, अपन ने क्या लिया है, एसिड लिया है। एसिड में तो घोला भाई, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना, एसिड तो है। इस एसिड में जो घुल गया होगा, यानी कि हम इसको यहां लगा सकते हैं एसिड, है ना। एसिड में अघुलनशील होगा वो ऊपर रह जाएगा, और जो एसिड में
एसिड सॉल्यूबल बोलते हैं इसको, ठीक है। जो एसिड में घुलनशील होगा वो नीचे आ जाएगा, ये बात अपन ने पढ़ ली। अब यहां से अपन यहां चलेंगे, अपन देखेंगे कि क्या कारनामा अपन ने किया है, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम, ये क्या आ गई, स्लरी आ गई। यहाँ पर जो मिक्स किया था अपन ने, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, यकृत है, टुकड़े कर करके जो एकदम महीन बन गया, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्लरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्लरी या फिर कर्दम, ये बोल रहे हैं। ये स्लरी बन गई हमारी, इस स्लरी को तो अपन छानेंगे, इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ेंगे। यहाँ पर निचोड़ने की बात हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने यहाँ कपड़ा रखा और यहाँ पर कपड़े में अपन ने प्रेस किया, यानी कि अपन निचोड़ेंगे। तो निचोड़ने के बाद कुछ पदार्थ नीचे आ जाएगा, कुछ पदार्थ ऊपर आ जाएगा। कौन कौन सा देखते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला हुआ होता है, एक अंश जो अम्ल में घुला हुआ होता है उसे निस्संद कहते हैं। निस्संद यानी कि ये जो एसिड में घुला हुआ है, जो एसिड में घुलनशील है, वो नीचे आ गया, इसको हम कहते हैं बच्चों फिल्ट्रेट, है ना, फिल्ट्रेट यानी कि निस्संद। फाइन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन फिल्ट्रेट यानी कि निस्संद, जो कि अंश जो अम्ल में घुला हुआ हो, जो एसिड में घुलनशील हो, एसिड सॉल्युबल हो, उसको हम बोलेंगे निस्संद यानी कि फिल्ट्रेट। गेट इट। दूसरा अंश अम्ल में अविलय यानी कि अघुलनशील, विलय नहीं होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, धारित, यानी कि जो यहाँ पर है एसिड अघुलनशील, यानी कि ये जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, धारित। क्या कहलाएगा, धारित। इसको अपन बोलते हैं रिटेन ट्रेट, रिटेन ट्रेट, रिटेन ट्रेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटेन ट्रेट। फाइन, इसको हम बोलते हैं धारित, जो कि घुला नहीं है। अब बच्चों क्या होगा कि जो पार्ट धारित है ना, जो पार्ट धारित है, रिटेन ट्रेट है ना भाई, ये पार्ट जो है छल्ली में, ये क्या है, धारित है और क्या है, इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है यानी कि अघुलनशील है, अविलय है, यही बोल रहे हैं अपन, है ना, अविलय है। और जो एक और पदार्थ है, ये क्या है हमारा, घुलनशील है ना, घुलनशील है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट बोल रहे हैं या फिर निस्संद, ये बोला मैंने पीछे, है ना। अपने पास दो चीजें आ गई, दो अंश आ गए, एक तो अम्ल में विलय और एक अम्ल में अविलय, निस्संद और धारित। ये चीजें समझ में आ गई यहाँ तक, है ना, ये क्लियर आ गई समझ में कि किस तरीके से अपन ने, देखो पीछे अपन ने लीवर में यकृत का वो टिश्यू लिया ओखली में, फिर अपन ने मूसल से पीसा, मूसल से पीसने से पहले हमने क्या डाला, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दिया, है ना। फिर हमारे पास क्या आ गई, एक स्लरी आ गई। स्लरी आने के बाद हमने क्या किया, इसको छानने की कोशिश करी पृथक्करण विधि से, है ना। जो घुला हुआ पदार्थ है वो निस्संद कहलाएगा फिल्ट्रेट, जो अघुलनशील पदार्थ है ना, जो अघुलनशील पदार्थ है वो कहलाएगा धारित। अब जो बच्चों अघुलनशील पदार्थ है ना, वो क्या है, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल, क्या है, मैक्रो यानी कि जैव वृहत अणु, है ना। क्या है, जो रिटेन ट्रेट है वो क्या है, हमारे जैव वृहत अणु, और जो घुल गए वो है हमारे माइक्रोमोलिक्यूल, यानी कि जैव सूक्ष्म अणु, है ना, जैव सूक्ष्म अणु। आया समझ में। यहां पर वृहत अणु में क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है ना, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है ना, पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास दो चीजें आई पृथक्करण विधि से, हमने कोई भी जैव जीव का एक टुकड़ा लिया, उसको पीसा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, हमारे पास स्लरी आ गई, फिर हमने छाना, दो पार्ट आए, एक तो अम्ल में विलय आया, एक अम्ल में अविलय। जो अविलय है वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल यानी कि वृहत जैव अणु है, और जो घुल गए हैं वो क्या है, सूक्ष्म अणु है। यहाँ तक की कहानी क्लियर बच्चों। इधर आ जाओ।
इस प्रयोग में अम्ल में घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए गए। क्या? और हमने बोला था कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या है? हमारे जैव अणु है। ठीक है, किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिक से अलग करने के लिए हम जो विधि अपनाते हैं वो पृथक्करण विधि अपनाते हैं। यानी कि घुलनशील और अघुलनशील, विलय और अविलय यौगिकों को अलग करने के लिए मैंने जो एक विधि अपनाई है वो कौन सी है? पृथक्करण विधि। गेट इट? विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र और संभावित संरचना का पता लगाया जा सकता है। हमको जो भी सूत्र मिले हैं, रासायनिक सूत्र मिले हैं, या हम बोले कि उसका कोई भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना, कोई भी द्रव है, उसके बारे में हमें जानना है तो हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। केमिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह के यौगिक उसमें मिले हुए हैं, हाँ, है ना। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? हमारे जैव अणु कहलाते हैं। क्लियर बात? यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व यौगिक मिलते हैं। यानी कि बच्चों क्या हो रहा है कि अपने जैव अणु जो है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक दोनों होते हैं, हाँ, है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब है हमारा भस्म, एक और टेक्निक, वो हमने क्या करी? पृथक्करण की विधि करी, हाँ, है ना, हमने क्या करा? पृथक्करण विधि करी। अब अपन देखेंगे एक भस्म जो विधि है वो क्या है। इस विधि में जीव ऊतकों के पण या फिर यकृत की थोड़ी सी मात्रा को तोला। हमने क्या किया? यकृत लिया, यकृत का कोई भी एक टुकड़ा ले लिया, टुकड़ा लिया। अब इसको हमने क्या किया? तोल लिया। ठीक है, ये लो, एक मिनट बच्चों। ठीक है, हमने क्या करा? ये लो भाई, हमने क्या करा? ये यकृत का टुकड़ा है, ये हमारा वाट है, ये हमने तोल लिया, वेट कर लिया। अब वेट ऐसे नहीं होता, वैसे जो लैब्स होती हैं उसमें वेइंग मशीन अलग होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ याद रखने के लिए कि यकृत का टुकड़ा लिया, इसको हमने तोल लिया। ये जो तोलने वाला जो भार है बच्चों, ये क्या कहलाता है? हमारा नम भार। क्या कहलाता है? नम भार। जो ये तोलने पर जो हमारा भार आ रहा है वो क्या कहलाता है? नम भार आ रहा है। ठीक है, अब इस विधि में जीव ऊतकों को थोड़ी मात्रा को तोलकर ये क्या कहला रहा है? नम भार। शुष्क कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे? इसको ड्राई कर लेंगे, है ना, शुष्क कर लेंगे। शुष्क या तो अपन वाष्पित कर सकते हैं, जला सकते हैं, है ना। ठीक है, हमने क्या किया? इसको जलाया है, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाएगा, है ना। जैसे ही अब इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको नम भार कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं शुष्क भार। यदि आप किसी को वाटर निकाल दोगे, किसी भी टिश्यूज में से यदि उसका पूरा वाटर निकाल दो, जल निकाल दो, जल को निष्कासित कर दो, तो वो जो भार आएगा, पहले आया था नम भार जिसमें पानी का कंटेंट था, यानी पानी उसमें प्रेजेंट था, और जब आपने पानी निकाल दिया तो जो बचा उसको हम बोलेंगे शुष्क भार। उस वाले टुकड़े का, उस वाले टिश्यू का शुष्क भार। तो नम भार, शुष्क भार कब? जब अपन जल को बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, है ना। जल हमारा बिल्कुल बाहर हो गया, जल निकल करके क्या बन जाएगा? वाष्प। आया समझ में? जल क्या बन गया? टोटली वाष्प बन गया। तो जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है, शुष्क भार आ गया। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है। क्या आ गया? शुष्क भार प्राप्त हो गया। जो बचा हुआ पदार्थ है भैया, जल नहीं है, शुष्क भार आ गया हमारे पास। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए, यदि हम ऊतक को पूरी तरीके से बर्न कर दें, है ना, हमने क्या किया? यहाँ पे पूरा तरीके से जला दिया। अब ये वाली टेक्निक थोड़ी अलग हो गई है, ये शुष्क भार आ गया है। शुष्क भार में या तो जल को हटा लो, तो जल को हटाने का जो तरीका लिया है वो जलाने वाला तरीका लिया है, हमने जलाया है। तो क्या होगा? जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक, जो भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे? ऑक्सीकृत होकर के गैसीय रूप में, ठीक है। हमने कोई भी क्या लिया? कार्बनिक पदार्थ लिया, कार्बनिक यौगिक लिया, है ना, कार्बनिक यौगिक लिया, इसको हमने जलाया या हीट करी, है ना, जलाया या फिर हीट करी, और क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल था, जो हमारा प्रोडक्ट था,
प्रोडक्ट के साथ क्या आ गया हमारा CO2, ठीक है। ये क्या हो गया, हम इधर लिख देते हैं हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। उत्पाद के साथ हमारे पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ऑक्सीकृत होकर के CO2 और जल वाष्प, साथ में क्या निकला हमारे पास, जल वाष्प निकली, ठीक है। आया समझ में, हमने एक कार्बनिक यौगिक लिया, इसको हीट अप किया और हीट अप करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट आया, यानी कि जो शुष्क भार आया वो, साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई, साथ में हमारे पास जल वाष्प हुई। बचे हुए पदार्थ को ही अपन क्या कह रहे हैं, भस्म। ये जो बचा हुआ पदार्थ है इसको हम क्या कह रहे हैं, भस्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भस्म कह रहे हैं। आया, क्लियर हो गई, एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर हो गया। हमने क्या लिया, एक तत्व लिया, तत्व को हमने तोला, यकृत का भाग लिया था उसको हमने तोला, तोलने पर जो भार आया सबसे पहले नम भार आया, फिर अपन उसको निर्जलीकृत कर देंगे यानी कि उसमें से जल बाहर निकाल देंगे, तो फिर उसको हम वेट करेंगे, तो जो भार आएगा वो आएगा ड्राई वेट यानी कि शुष्क भार, उसमें जल बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, जल वाष्प होकर के निकल गया। फिर हमने एक टेक्निक अपनाई, हमने क्या किया, एक कार्बनिक यौगिक लिया, उसको हीट किया यानी कि जलाया, जलाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आया उसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, गैस थी, जल वाष्प थी, और जो प्रोडक्ट आया यानी कि जो राख की तरह जो मटेरियल आया वो क्या कहलाएगा, हमारा भस्म कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं, यानी कि जो अकार्बनिक एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों नीट में, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यौगिक यानी कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक, कंफ्यूज नहीं होना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फाइन। तो जो अकार्बनिक यौगिक है, भस्म की जब अपन क्रिया करेंगे तो उसमें क्या क्या बचेगा, तो एक तो बचेगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट यानी कि अकार्बनिक तत्व, कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और अकार्बनिक यौगिक की बात करें, कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें जो आपस में मिलकर के बने हो, तो सल्फेट होगा SO4, फॉस्फेट होगा PO4, है ना, SO4 और PO4, ठीक है, ये होगा हमारा, सल्फेट होगा, फॉस्फेट होगा, ये घुलनशील अंश में हमें मिल जाते हैं। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी भी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में हमें जानकारी मिल जाती है, यानी कि हम उसके अकार्बनिक तत्वों के बारे में जानकारी बना सकते हैं, है ना। हमने दो विधि करी, एक भस्म विधि करी, है ना, और एक पृथक्करण विधि करी। आया समझ में, और कुछ अपन को समझना नहीं है यहाँ पर। अब क्या होगा बच्चों, एक और बात, यहाँ पर ये क्या है, नीट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारणी, और इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। ये देखो अपन ने एक तो याद किया था ना, CHON, कौन, है ना, कौन याद किया था अपन ने, CHON, आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है, कौन। फिर कौन सा, है ना, भाई इसको अपन सा बोल रहे हैं तो स, कौन सा, नाका, नाका, कौन सा नाका, भाई नाका बोलते हैं ना, यानी कि कोई भी नाका यानी कि होता है ना वो मुड़ाव, मुड़ना जिसे कहते हैं, घुमाव, है ना, उसका नाका। तो कौन सा नाका यानी कि CHONS, नाका, है ना, मिलेगा, ठीक है, यहां पर आप इसको मिलेगा कर लो, क्या कर लोगे, मिलेगा कर लोगे, है ना, MG यानी मिलेगा। भाई अब ये C अपने दिमाग से लगा लो, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए तत्व। भूप्रटी यानी कि अर्थ के बारे में बात हो रही है ना, अर्थ के बारे में, अर्थ में जो तत्वों की प्रतिशत मात्रा पाई जा रही है वो, और जो मनुष्य के शरीर में मात्रा पाई जा रही है वो। तो हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है अर्थ पर और मनुष्य शरीर में, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं सारणी में से। कार्बन की मात्रा पृथ्वी पर कितनी है और मनुष्य शरीर में कितनी है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा
अर्थ पर कितनी है, मनुष्य के शरीर में कितनी है। ऐसे ही नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इनकी मात्रा को तुलनात्मक वर्णन करना है कि अर्थ पर कितनी है और मनुष्य के शरीर में कितनी है। भाई आप फ़ोन नंबर भी तो याद करते हो, भाई दोस्त का आपने मोबाइल नंबर याद कर लिया, आपने पापा मम्मी का मोबाइल नंबर याद कर लिया, स्कूल का कोई नंबर याद कर लिया, करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। भैया मुसीबत में फंस जाए तो हम अपने घर वालों को कॉल कर सकते हैं, है ना, दोस्त को कॉल कर सकते हैं, भैया हमें मुसीबत बढ़ानी है कि घटानी है, वो अप्स टू यू, है ना, लेकिन हम दोस्त को भी कॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, नंबर याद किया। तो बच्चों यहाँ पर भी तो ये नंबर ही तो है, ये डिजिट ही तो है। आप ये इसको आप कैसे भी कर लो, इसको किसी के मोबाइल नंबर से कर लो, ऐसे याद मत करो 3.6, 2.1, 21, 36, 27, है ना, 3, 28, 36, 21। अब ये इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी। मैंने आपको ट्रिक दे दी है, ये ट्रिक अब आपको बनानी है कि कैसे याद करना है। ये मैंने बता दिया। कौन सा नाका मिलेगा, ठीक है, कौन सा नाका मिलेगा, सी, कौन सा नाका मिलेगा, सी, तो याद रहेगा, ये वाली चीजें याद रहेगी। फिर आप ये देख लो, अब यहाँ पर मैंने ये कौन सा नाका, ये थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बन पहले लिखा हुआ है, तो ये अपने हिसाब से सारणी बनाना अपनी कॉपी में। फिर ये एक मोबाइल नंबर से याद कर लेना, ये दोनों चीजें इजीली आपको याद हो जाएगी। इसमें से नीट में क्वेश्चन आता है, गेट इट। तो इस कारण से तत्व विश्लेषण अपना हो गया, क्लियर हो गई बात। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में पता लग जाता है। तो घटक और उसका सूत्र, सोडियम का सूत्र याद कर लो, पोटेशियम का के, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, जल का ये आधा वो आएगा, ठीक है, जल का H2O, यौगिक हमारे जो कंपाउंड हो, है ना, अकार्बनिक जैसे NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, PO4 हो गया, SO4 हो गया, ये अपन कर सकते हैं इजीली। वहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये सूत्र भी बना लिए। अब क्या हो रहा है, रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से, जो रसायन विज्ञान, यदि जो केमिस्ट्री वाला बंदा है वो क्या सोचेगा कि जो रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से हम बात करें तो क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक, इनके यौगिकों की पहचान की जा सकती है। भाई आप करते हो ना केमिस्ट्री में, टेस्ट कर सकते हो ना, वो एक ऐसे डालते हो फिर खुशबू निकलती है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें अपन तो इन्हें अमीनो अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसके रूप में, वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड के रूप में पता लगाए जा सकते हैं। भाई केमिस्ट्री में तो केमिकल चीज़ें पता लगाओ ना, अल्कोहल, एरोमेटिक कंपाउंड और ये सब चीज़ें, लेकिन जब अपन जीवों के बारे में बात करेंगे यानी कि बायोलॉजी के तरीके से सोचेंगे तो अपन न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता लगाते हैं, प्रोटीन के बारे में पता लगा सकते हैं, मतलब अमीनो एसिड्स के बारे में, या फिर हम फैटी एसिड्स के बारे में पता लगा सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने आज क्या क्या देखा जैवणु में। देखो बच्चों, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी से एक एक लाइन में आपको समझाऊंगी, डोंट वरी, एक एक लाइन में समझाऊंगी ताकि आपको कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे, गेट इट। फर्स्ट हमने देखी जैवणु क्या होते हैं, दूसरा हमने देखा पृथक्करण विधि, तीसरी हमने देखी भस्म, फिर हमने देखा कि किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कार्बनिक तत्व क्या हो रहे हैं, कार्बनिक हमारे यौगिक क्या होते हैं। हमने सारणी देखी, सारणी के बाद हमने देखा कि किस तरह के तत्व है, उसके सूत्र क्या हैं। फिर हमने बोला कि जो रासायनिक दृष्टिकोण है उसमें अपन कंपाउंड्स का पता लगा सकते हैं, जैसे एल्केलॉइड, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, इनका पता लगा सकते हैं। लेकिन जब अपन बायोलॉजी के बेसिस पे बात करेंगे, जीव विज्ञान के बेसिस पे बात करेंगे, तो अपन क्या क्या सर्च करेंगे, अमीनो अम्ल, है ना, हम बात करेंगे हमारे नाइट्रोजन क्षार के बारे में बात करेंगे, या फिर हम सैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक का मैंने आज पूरा वापस से बता दिया, क्लियर। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। बच्चों लिखना शुरू कर दो यदि अभी तक भी नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि अब जटिलता आती जा रही है चैप्टर्स में, अब हाई लेवल आ रहा है, क्योंकि 12th में इससे ज़्यादा हाई लेवल आता है ना, तो अब हाई लेवल आता जा रहा है और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है, या आप ऑर्डर भी मान सकते हो एज अ टीचर, कि आपने क्या करना है, अब आपके नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। अपनी बुक साथ में लेकर के बैठो, अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठो और नोट्स बनाते चलो। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।